गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम हितेश गुप्ता है और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड equations. Consider the following situation of daily life and think what happens when. अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित सिचुएशन पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर। लोहे के तवे तसले और कील को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाता है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। अंगूर अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। फूड इज कुक्ड। खाना पकाया जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारा शरीर भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है। वी रेस्पायर। हम सांस लेते हैं। इस सिचुएशन में प्रारंभिक वस्तु का नेचर एवं आइडेंटिटी मीन्स पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है केमिकल रिएक्शन। तो नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? आइए इसको जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 1.1 क्लीन द मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। Hold it with a pair of tongues, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? कहने का मतलब है कि लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमार्क से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसको आप बर्न या दहन कीजिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते समय इसे अपनी आंखों से कुछ दूरी पर रखिए। हम व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने क्या देखा? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन ड्रेजलिंग मीन्स होता है चमकदार, वाइट फ्लेम के साथ दहन होता है, जलता है और यह वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। यह पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ऐसा मैग्नीशियम और एयर में ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन के कारण होता है। आइए हम और एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1.2 टेक ए लेड-नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेड-नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसमें ऐड किया हमने क्या? पोटेशियम आयोडाइड। तो हमने क्या देखा कि आफ्टर रिएक्शन वी गेट PbI2 plus KNO3. In this reaction, a yellow precipitate of lead iodide and potassium nitrate are formed. Activity 1.3 take a few zinc granules in a conical flask or test tube. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in this temperature? इसमें क्या कहा गया? तो एक टेस्ट ट्यूब लीजिए। टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक के छोटे टुकड़े लीजिए और इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दीजिए। तो हमने क्या देखा कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारी क्या होती है? H2 गैस फॉर्म होती है।
और अगर हम टेस्ट ट्यूब को छूते हैं तो हम देखते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो जो हमने अभी 3 एक्टिविटी की तो हमने उससे क्या ऑब्जर्व किया, तो ऊपर दी हुई एक्टिविटी के बेस पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान निम्नलिखित चेंज देखने को मिलते हैं। तो चेंजेस क्या हैं? फर्स्ट क्या है? चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है? चेंज इन कलर यानी रंग में परिवर्तन। थर्ड क्या है? इवोल्यूशन ऑफ ए गैस यानी गैस का उत्सर्जन। और फोर्थ क्या है? चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन। तो हमने देखा कि इनमें से अगर कुछ भी होता है तो हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है या केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो व्हाट इज केमिकल चेंजेस? तो केमिकल चेंजेस अकर व्हेन ए सब्सटेंस कंबाइंड विद अनदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस एंड इट इज नॉट reversible except by further chemical reactions. The chemical properties of a new substance is differ from initial substance. Now the next topic is chemical equation. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to the magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form of a word equation. इसने क्या कहा कि किसी केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन सेंटेंस के रूप में लिखना बहुत लंबा हो जाता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वह शॉर्ट एवं सिंपलेस्ट फॉर्म है वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखना। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, हमने एक्टिविटी 1.1 को वर्ल्ड इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे सब्सटेंस जिनमें केमिकल चेंज होते हैं उन्हें रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स और हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। और जब दोनों ने रिएक्शन हो लिया तो उसके बाद हमें क्या मिला था? ऑक्साइड। तो जो हमें रिएक्शन के बाद मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट या बोलते हैं उसको उत्पाद बोलते हैं। तो एज ए वर्ल्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो हम बात करते हैं रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं जबकि प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में परिवर्तन को उनके बीच एक एरो के द्वारा हम शो करते हैं और एरो हेड प्रोडक्ट की ओर होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as. वर्ड की जगह केमिकल फार्मूला का उपयोग करके केमिकल इक्वेशन को और अधिक संक्षिप्त एवं यूजफुल बनाया जा सकता है। Now the above word equation can be written as Mg plus O2 इक्वल टू MgO। अभी तक हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अगर हम वर्ड की जगह हम सिंबल इस्तेमाल करें तो हमने क्या देखा कि हम इसको और भी सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। इज द नंबर ऑफ एटम of each element the same on the both sides? If yes, then the equation is balanced. एरो के निशान के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एलिमेंट के एटम को काउंट कीजिए। यदि बोथ साइड के एलिमेंट के एटम बराबर हैं तो इसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे हमने देखा Mg कितना है 1, यहाँ कितना है Mg 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, यानी कि यहाँ पर बराबर नहीं है। If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a
chemical equation is skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of the magnesium in air. तो हमने इक्वेशन में देखा कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे, इक्वेशन 1.2 को हम बोलेंगे कि इट इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन? द आंसर इज, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए chemical reaction. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के पहले तथा उसके पश्चात प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स की संख्या समान रहती है, इसलिए हम अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. Let us learn about balancing a chemical equation step by step. और अब हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं. नाउ द वर्ल्ड इक्वेशन इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. द एबव वर्ल्ड इक्वेशन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. तो अब इसको हम फार्मूला के बेस पे लिख सकते हैं. Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2. Let us examine the number of atoms of different elements on both side of arrow. अब तो हमने देखा Zn 1 H2 HK2 H2 HK2 SO4 S1 इसमें भी S1 OK4 इसमें भी OK4. तो हमने क्या देखा, क्योंकि एरो के निशान के बोथ साइड के प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर है, इसलिए यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. अब हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं और उसे बैलेंस करना सीखते हैं. Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2. स्टेप 1, सबसे पहले फार्मूला के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए. तो हमने क्या किया, फार्मूला से पहले बॉक्स बना लिया. और हमें ध्यान रखना है कि हमें बॉक्स से अंदर इक्वेशन को बैलेंस करते समय कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है. स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन. मीन्स जो अभी हमारा फार्मूला है इसमें एलिमेंट में कितने एटम है उसकी संख्या लिख लेते हैं. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं Fe कितना है 1, तो हमने लिख दिया 1. H2 कितना लेफ्ट हैंड साइड में 2, तो हमने लिख दिया 2. और ऑक्सीजन कितना है हमारा 1, तो हमने लिख दिया 1. अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या हमारी स्थिति है. राइट हैंड में Fe कितना है 3, तो हमने लिख दिया 3. ऑक्सीजन कितना है 4, तो हमने लिख दिया ऑक्सीजन 4. हाइड्रोजन कितना 2, तो हमने लिख दिया 2. तो इस तरह हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली. स्टेप 3, कन्वीनियंट यानी सुविधा के लिए सबसे अधिक एटम वाले कंपाउंड को पहले बैलेंस कीजिए, चाहे वह रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट. उस कंपाउंड में सबसे अधिक एटम वाले एलिमेंट को चुनिए. अब हम देखते हैं इसने क्या कहा. हमने देखा कि कंपाउंड में सबसे अधिक क्या है, हमारे Fe 3 है और O 4 है, बाकी किसी में ऐसा है नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, Fe3O4 को लेंगे और सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. To equalize the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction. जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में कहा था कि हमें बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है. तो हम Fe3O4 में क्या देखते हैं कि Fe कितनी 3 है, O कितने 4 हैं. क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम O को ही बैलेंस करते हैं. तो O कितने 4, लेकिन H में इधर कितना O का 1. तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, O के भी 4 हो जाएंगे. तो हमने यही किया इसमें कि H2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब इसमें क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन 4 हो गया और इधर ऑक्सीजन 4 है, ये बैलेंस हो गए. लेकिन अभी क्या है हमारा, लेकिन हाइड्रोजन और Fe बैलेंस नहीं हुए. तो हम अब अगले स्टेप में चलते हैं. स्टेप 4, Fe और H2 अभी तक हमारा बैलेंस नहीं है. तो कोई दोनों में सीख लेते हैं. मान लीजिए हमने H2 ले लिया कि पहले H2 बैलेंस करना है. तो इधर H2 कितना हो गया, 4 × H2 यानी 8. यहाँ H कितने 2 ही हैं.
तो इधर क्या करेंगे, इधर अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो हमने यही किया, हमने इसमें क्या 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 8 यहाँ हो गए। इधर क्या होगा, 4 2 8 यहाँ भी हो गए। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि H2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं यहाँ कितना हो गया, H के 8, यहाँ कितना हो गया, H के 8, O के कितने 4, यहाँ कितना O के 4। अभी क्या रह गया हमारा, F का अनबैलेंस रह गया। अब आगे स्टेप में F को बैलेंस कर लेते हैं। स्टेप 5th, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट। अब हमने क्या देखा कि हमारा H ए भी बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस हो गया, O भी बैलेंस हो गया, बचा क्या है, F ही बचा हुआ है। तो जो हमारा बचा हुआ है अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ F कितने 3, यहाँ F कितना 1, तो अगर हम इसे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो वही हमने इसमें किया, हमने Fe में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O। तो धीरे धीरे हमने सारे जितने भी एलिमेंट थे, एलिमेंट के जितने भी एटम थे सबको बैलेंस कर लिया। नाउ वी कम टू स्टेप 6, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। अब हमने बैलेंस तो कर लिया, लेकिन एक बार फिर लास्ट में हम इसको चेक करेंगे कि जो हमने किया है वो सही किया है या कुछ कमी रह गई है। तो हमने देखा Fe के 3, Fe के 3, H के 8, H के 8, O के 4, O के 4। तो हमने क्या देखा कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। तो इस प्रकार में इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। और इस तरह के बैलेंस करने को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी जानते हैं। स्टेप 6, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस equation. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation about their physical state. हमने इक्वेशन तो बैलेंस कर ली, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कौन सी सॉलिड है, कौन सी गैस है, कौन सी क्या है, मतलब फिजिकल स्टेट के बारे में हमें मालूम नहीं चल रहा। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग देयर केमिकल फार्मूला। तो हमें क्या करना है, इसको अगर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी स्टेट लिख देंगे, फिजिकल स्टेट, जिससे और इन्फॉर्मेशन जाएगी कि कौन सा लिक्विड था, कौन सा गैस था। जैसे हम यूज़ करते हैं गैस के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल जी, लिक्विड के लिए करते हैं स्मॉल एल, एक्वस के लिए कर सकते हैं AQ, और सॉलिड के लिए करते हैं स्मॉल s। व्हाट इज AQ? द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सोल्यूशन इन वाटर। तो हम एक्वस का तब यूज़ करते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो वाटर में सॉल्युबल है। जैसे हम इसकी बात करते हैं 3Fe, ये क्या सॉलिड है हमारा, आयरन है, प्लस 4H2O, ये क्या हमारा, ये हमारा स्टीम के रूप में, इसलिए हमने गैस लिख दिया। H2O तो वाटर होता है, लिक्विड होता है, बट क्योंकि ये किसके रूप में ले रहे हैं, हम स्टीम के रूप में ले रहे हैं, तो इसलिए क्या लिख दिया, गैस। एरो Fe3O4, ये क्या बना, हमारा सॉलिड है, प्लस H2, इससे क्या हुआ, गैस रिलीज हो रही है। तो note that the symbol G is used with H2 to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. ऐसा नहीं कि हमें इसको करना जरूरी है, हमसे अगर ना कहा जाए तो हमारी मर्जी है, हम चाहे इस्तेमाल करें कि ना करें। अब कुछ और फिजिकल स्टेट हमारे इसके बारे में बात कर लेते हैं, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव एंड और बिलो। तो जैसे क्या हमारा CO गैस है, प्लस 2H2, ये सब ने क्या किया, इसमें एटमॉस्फेयर दिया, ये हमारा कितना एटमॉस्फेयर था, 340 था, और इसमें हमने क्या दिया, सनलाइट की वजह से हुआ, क्लोरोफिल की वजह से हुआ, तो हमने वो शो कर दिया। तो मतलब अपनी केमिकल इक्वेशन को हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं ये सिंबल लिखकर। तो आज के पार्ट 1 में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।